First of all, congratulations Rohan Kumar Biswal for achieving All India Rank 3 in XC branch. आपके मार्क्स है 78.67, गेट स्कोर था 921। और आपने दूसरा पेपर भी लिखा था मैकेनिकल, जिसमें आपका AIR 96 आया है, मार्क्स थे 884.67 और गेट स्कोर था 857। तो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया है। तो अपने बारे में ज़रा बताइए। थैंक यू सो मच सर। तो सर, मेरा नाम रोहन कुमार बिस्वाल है और मैं अनुगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरी जो स्कूलिंग और मेरा जो बॉर्न एंड बॉटअप है वो पूरा मध्य प्रदेश में हुआ है सर, क्योंकि मेरे फादर कोल इंडिया में प्लेस थे, तो वो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, तो मेरा सब कुछ आउट ऑफ उड़ीसा हुआ है सर। एंड मेरा जो कॉलेज है वो एनआईटी भोपाल है, जिससे मैं 2018 में पास आउट था, एंड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने फर्स्ट टाइम गेट दिया था थ्रू कॉलेज, क्योंकि उस समय सर थर्ड ईयर में तो होता नहीं था। रिसेंटली इट हैज़ बिन डन। तो 2018 में मेरी जो गेट जर्नी थी तो वो उतनी कुछ खास नहीं थी। इट वाज सर मैं अराउंड 919 रैंक आई थी सर मेरी। तो उस समय सर हमारा ऐसा था कि पीएसयू ही जाना है। तो फिर से मैंने एक साल ड्रॉप लेके गेट दिया, एंड 2019 में मेरी AR 27 थी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उससे मैंने फिर आईओसीएल ज्वाइन किया। और अभी मुझे ऐसा है कि सर कोविड टाइम में ऐसा हो गया था कि मास्टर्स मैं नहीं कर पा रहा था, तो वो उस समय मैंने जॉब रिजाइन नहीं किया। तो फिर मैंने अभी एक बोल्ड डिसीजन लिया कि 2014 में मैंने आईएसएल से रिजाइन किया और फिर से एक साल डेडिकेटेड होके गेट को दिया सर। तो अभी मेरी आप जैसा आपने बताया सर। ओके। तो आप NIT से ऑलरेडी हो, यानी आपका जो बेसिक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे ये बताना, ऐसा क्यों हुआ कि आपका रैंक फिर भी 2018 में 919 आया और अंडर 100 नहीं आया? ऐसा क्या हुआ? अब सर, क्योंकि ऐसा था कि मैं प्लेसमेंट को लेकर फोकस था उस समय शुरुआत में, कि प्लेसमेंट ले लेते हैं देन आई विल बी फोकसिंग मूविंग टुवर्ड्स द गेट। तो प्लेसमेंट मेरा अर्ली हो गया सर एलएनटी कंस्ट्रक्शन में। और फिर मैंने सोचा कि अब प्लेसमेंट तो हो गया है एंड नाउ आई विल डेडिकेट इट टू गेट। बट ऐसा ऐसा था कि मैं बीच में इतना कंप्लेसेंट हो गया, या फिर दोस्तों के मतलब कि मतलब ट्रिप्स वगैरह जो कर लिए, मतलब उतना डेडिकेटेड और डिसिप्लिन होके मैं नहीं पढ़ा सर। तो फिर वही हुआ सर, जब अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर रिजल्ट भी मैं अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करता। तो वो आप बोलते हैं ना सर, वाई कितना बड़ा है, हम्म। तो वाई नहीं था सर। वो वाई छोटा हो गया। तो वहीं से फिर मेरे मतलब डाउनफॉल चालू हो गया। तो मैंने गेट को फिर मैं बाद में रिग्रेट किया कि ऐसा करना मेरे लिए कितना, मेरे को इट कॉस्टेड मी अराउंड 1 ईयर। तो वही अपनी गलती से सीख के फिर मैं आगे बढ़ा सर। ओके। तो बेसिकली आपने गेट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी रखा नहीं था, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब थी। और जैसे ही आपको जॉब मिल गया तो आपको ऐसा हो गया था कि ठीक है, अभी कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं, तो गेट आपको दिखाई दिया होगा। एंड देन यू गेव दी फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें रैंक अच्छी है, 919 फर्स्ट अटेम्प्ट है। बट आप अगर NIT से हो और अगर आपके प्रिपरेशन में बात है तो आना चाहिए था। तो उसके रीज़न आपने बता दिया, आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था, डेडिकेशन नहीं था, इसलिए ये चीज़ हुई। अच्छा, अब आते हैं आपके पहले करियर के जर्नी पर। L&T का आपका कैसा रहा काम, और फिर आपने कब डिसाइड किया कि मुझे ये छोड़ना है, और आगे का कैसा प्लान किया? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा था कि जॉब तो चाहिए था, बट मैं प्लान था कि मतलब मैं गेट लिखूंगा थ्रू फॉर पीएसयूज। क्योंकि उस समय ऐसा था कि हमारे में बोलते थे कि मास्टर्स करने से कुछ खास नहीं होना है, स्पेशली फॉर कोर ब्रांचेस। तो आपको पीएसयू ही जाना, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा, मतलब फादर भी पीएसयू में थे, मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर एवरीवन इज इन पीएसयू। तो मेरा भी था कि मैं भी पीएसयू जाऊंगा, तो मैं पीएसयू ज्वाइन किया सर। मतलब पीएसयू के लिए ही फिर मैं ड्रॉप ले लिया, मैं एलएनटी ज्वाइन नहीं किया सर। ओके। तो फिर मैंने डेडिकेटेड होके कंटिन्यूअसली 2019 में प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर किया सर। ओके, तो मतलब आपने 1-2 महीना काम भी नहीं किया, आपने सीधा ड्रॉप ही ले लिया। अच्छा, फिर जी आप, सर। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 1-2 महीना काम किया और फिर आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि नहीं, मुझे तो करना था PSU। तो ऐसा नहीं था, आपने 1 ईयर ड्रॉप लिया, आपने प्रेप किया और आपको तभी AIR 27 आ चुका था मैकेनिकल में। जी सर। एंड देन जी यू सर। ऑप्ट फॉर IISc MTech। नो नो सर, इंडियन ऑयल फिर मैंने ज्वाइन किया सर। अच्छा, इंडियन जी ऑयल। सर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपने ज्वाइन किया। देन जी इंडियन सर। ऑयल कॉरपोरेशन का आपका कैसा रहा जर्नी? जर्नी अच्छा था सर, मतलब कि मेरी जो पोस्टिंग थी वो उड़ीसा में ही हुई सर, पारादीप में। भले मैं उस समय उड़ीसा तक मतलब साल में एक बार जाना आना जाना भले, क्योंकि सब कुछ तो मेरा सर मध्य प्रदेश में ही हुआ। फिर मैं वहाँ रहा। इट वॉज अ रिमोट लोकेशन बट स्टिल इट वॉज बेटर फॉर मी, मतलब कि उतना कुछ खास दिक्कतें आई नहीं, सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे। वर्क कल्चर की अगर बात करूँ तो शुरुआत में जैसा मैं ऑपरेशंस में था तो थोड़ी बहुत
थोड़ा हल्का फुल्का टेक्निकल विथ टेक्नो मैनेजरियल जॉब था वो, मतलब कि 50-50 टाइप ऑफ चीज। उसमें प्लानिंग और एक्सेल मेंटेन ये सब चीजें थी। तो शुरुआत में मुझे मजा आया सर, क्योंकि वो चीजें मेरे लिए नई थी। और फिर बाद में धीरे धीरे फिर मैं यूज टू हो गया, तो मुझे कुछ लगा कि मैं आगे कहीं नहीं बढ़ रहा हूँ। और मेरे जो था कि मुझे मैथ्स पसंद था सर, बचपन से ही आईआईटी जेई के टाइम से। तो मैं थोड़ा बहुत करता रहता था मैथ्स। बट फिर क्या हुआ, मैं सोचा था कि सर मैं अपना स्कोर को, मतलब कि जो 3 साल के लिए वैलिड होता है वो गेट स्कोर, उससे मैं शायद मैं आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। बट क्या हुआ, 2019 में ही, मतलब कि एंड में ही फिर सर कोविड आ गया, तो मैं बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब आईएसएल ही सब कुछ है एंड आई विल स्टिक टू इट, और फिर मैं उतना सोचा नहीं इसके बारे में। देन फिर सर मेरा फिर ट्रांसफर हुआ सर, आफ्टर 3 आवर्स आई वाज प्रमोटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। और फिर जो मुझे पता चला सर आईएसएल में काम करके, कि आई वाज मोर ऑफ ए टीम प्लेयर, मतलब कि मैं किसी के साथ या फिर किसी गिवन दायरे में रह के काम करना पसंद करूंगा, रादर देन कि मैं अलोन, मतलब कि बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में अगर मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिए तो मैं उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे एहसास हुआ। तो वो जो मेरा ट्रांसफर हुआ था एज असिस्टेंट मैनेजर रिटेल सेल्स में, तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाई थी, और जो वर्क कल्चर था वो मुझे उतना भाया नहीं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैं समझ गया सर कि मेरे लिए ये जॉब है नहीं। और फिर से मैंने जो मेरी जो जर्नी थी मैथ्स की, जो मैं छोड़ छोड़ दिया था, वो फिर मैं अपने टाइम में दोबारा स्टार्ट किया सर। और सर फिर वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि क्या मैं एक और रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी एज ऑलरेडी 27 हो चुकी थी। और मैं थोड़ा डर भी गया कि अब ऐसा रिस्क लेना चाहिए या नहीं। बट फिर क्योंकि सर मेरी फैमिली कंडीशन या फिर कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल बर्डन जो मेरे अंदर थी नहीं, क्योंकि सब वेल सेटल्ड स्टेबल जॉब में थे, सब कुछ था। तो फिर मैंने सोचा ये रिस्क मेरे को अपने लिए लेना ही चाहिए, क्योंकि अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं बाद में नहीं कर सकता। तो वही था सर। तो फिर मैंने दोबारा इसलिए गेट, मतलब ड्रॉप आउट किया। मतलब शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हुआ सर, 1 साल फिर से दोबारा चीजें को उठाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो फिर से मैंने, क्योंकि बट मुझे पता था कि सर मैंने पहले किया है तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा गेट लिख के फिर से तैयारी चालू की सर। और ये एसएल की जर्नी ऐसी ही थी सर। ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मुझको पूछता है कि सर अब मैं इंजीनियर तो हो चुका हूँ, बट मुझे प्लेसमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्क लग रहा है। तो कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल बर्डन के कारण स्टूडेंट प्लेसमेंट लेते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं। जिनका फाइनेंशियल अच्छा होता है वो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, और वो सीधा 1 साल का ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करते हैं। बट रिस्क हमेशा होता है, ड्रॉप लेने के बाद एक रिस्क होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, गारंटी तो नहीं है होगा या नहीं होगा। और काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, कभी हेल्थ इशू आ जाते हैं, कभी कुछ बाउंसर आ जाता है, कभी कोई भी ट्रेजेडी आ सकती है। बट आपका जो सिचुएशन था, ऑलरेडी आप एक पीएसयू में हो, जो कि सबका ड्रीम है, आईओसीएल। एंड आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो, काफ़ी साल भी हो गए आपको काम करके, तो एक कंफर्ट जोन भी आ जाता है कि चलो ये ट्रैक जो है ये चल रहा है इतने साल से। एक सैलरी क्रेडिट होती है, उसकी आदत हो जाती है। एक घर पे भी होता है कि चलो हम भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। एंड देन आपका ये बड़ा डिसीजन बनाना कि इसमें से हम ड्रॉप लेंगे और फिर वापस से पढ़ाई करेंगे। तो वो जो घर पे अगर आपने पहली बार ये जिक्र किया होगा, तो माहौल कैसा था, ज़रा उसके बारे में बताना। दैट सर, शुरुआत में जैसे मेरा जब ट्रांसफर हुआ था सर 2023 में, सर मेरा ट्रांसफर हुआ था सर। तो फिर जब मेरा ट्रांसफर हुआ था उस समय तक तो मेरे लिए सब कुछ ठीक था सर। जब फिर मैं शुरुआत के जब 3 महीने मेरे जो नए वर्क जो कल्चर था वो मुझे भाया नहीं सर। वही हम्म। 3 महीने में मुझे समझ में आ गया था कि मैं आगे इसमें प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। मेरा आगे कुछ डेवलपमेंट होगा भी नहीं यहाँ पे। तो फिर मैं अब सर घर में सोचा कि मैं घर में बोलूंगा कैसे ये चीज। अब मेरे को तो अंदर से है कि चलो ठीक है, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मेरे घर में कैसे बोलूं। क्योंकि आपको पता है सर हाउ बिग, मतलब कैसा टैबू है सर ये, कि मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में छोड़ के आप मतलब कि पढ़ने जाओगे, इट विल बी लाइक सब आपको गालियां ही देंगे, वैसा सिस्टम है। तो फिर मैं 6 महीना तो मतलब घर में ही सोचते रह गया सर कि बोलूं कैसे। और फिर अब भगवान की इतनी कृपा है सर कि मदर एंड फादर ने वो चीज़ों को समझा। मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाया, बट दे अंडरस्टूड कि यू वांट, बच्चा कुछ बोलना चाहता है। देन आई ओपनड अप एंड ब्यूटीफुल थिंग इज दैट दे एक्सेप्टेड माय डिसीजन। उन्होंने प्रमोट किया कि तुमको जो दिल में अच्छा लगे वही करना चाहिए। तो फिर मैंने सर भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो ऐसा है, तो एवरीबडी सपोर्टिंग मी। देन अराउंड लास्ट ईयर जैन में मैंने 1 मंथ नोटिस दिया था सर टू आईसीएल। और फिर February 16 को मैं रिलीज हुआ। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी सर। काफ़ी सपोर्टिंग पेरेंट्स हैं आपके। और ये जी मैं सर। हमेशा कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स परेशान है लाइफ को लेकर के, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, बिकॉज़ वही आपके सबसे पहले और आखिरी सपोर्टर है,
दुनिया में कोई बिलीव करे या ना करे, वो आप पे ज़रूर बिलीव करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन सभी के लिए जो इस अनसर्टन लाइफ से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं रास्ता खोज रहे हैं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। और जैसे आपने बताया कि पहले आप एनआईटी में थे, फिर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, जॉब मिलने के बाद एक रिस्क के ड्रॉप लेना, फिर उसके बाद दूसरा रिस्क आईओसीएल में ड्रॉप लेना। तो अब आपका वाई क्या है? लग रहा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। सो व्हाट्स योर वाई नाउ? वो बात है ना सर, आप जो बोलते हैं कि सक्सेस सक्सेसफुल होना इम्पोर्टेंट नहीं है सर, सक्सेसफुल होते रहना इम्पोर्टेंट है। तो वही मैंने सीखा सर कि आईएसएल में मैं उतना सक्सेसफुल नहीं था। आई वॉज नॉट ए वेरी सक्सेसफुल पीपल, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ बहुत बड़ा चेंज किया होगा वहाँ पे। आई गेस आपका ऑडियो एंड वीडियो म्यूट हो चुका है। ओके। और हाँ सर, वो ओके। पावर हाँ। कट ऑफ हो गया था। एक सेकेंड, 1 सेकेंड सर है, मैं हम्म। थोड़ा डोंगल से ऑन कर लूँ वरना ये भी चला जाएगा। यस ओके। सर। तो हम थे वहाँ पे कि आप बता रहे थे व्हाट्स योर वाई नाउ। हाँ सर, तो वही है सर, जैसे आप बोलते हैं कि सक्सेसफुल हो, सिर्फ हो के उस मुकाम तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्टारडम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल होने और होते रहने में बहुत डिफरेंस है सर। तो जब मैं सक्सेसफुल हुआ, पहला टेस्ट जब मुझे मिला था 2019 में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। और उसके बाद मुझे लगा कि आईएसएल में मैं कहीं थम गया हूँ, मेरा कुछ ऐसा बहुत बड़ा योगदान नहीं रह रहा है सर। काम में मजा भले ही आ रहा है, दोस्त अच्छे हैं, कलीग्स अच्छे हैं, सीनियर्स अच्छे हैं, बट उसके बाद उसका आगे का कुछ मतलब रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा है सर मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरा दिल क्या कह रहा है करने के लिए, कि मतलब कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ाई में, जैसे एक स्टोरी है सर मेरी, कि मतलब ये जब मैं 2014 में पहली बार जब जेई मेंस दिया था, तो मेरा एनआईटी में तो हो गया था बट मेरा जेई एडवांस नहीं हो पाया था, सो मेरा अराउंड 13,000 कुछ रैंक आई थी। उस समय मैं सर थोड़ा दिलेमा में था कि क्या करना है मुझे, मतलब कि आईआईटी के लिए ड्रॉप एक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वहां फिर मैंने सोचा कि मतलब कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेते हैं, मतलब कि दूसरों ने भी बहुत बोला कि मत लो, तुम चले जाओ एनआईटी। तुम्हारे फादर, मेरे फादर भी एनआईटी से हैं सर, एनआईटी राउरकेला के पास आउट है। तो मैंने भी सोचा कि जैसे पापा चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं। तो वहां पे मेरी जो एक चीज रियलाइज हुई कि सर दूसरों के कहने पे मतलब कि जीवन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, डिसीजन सिर्फ हमेशा आप ही का होना चाहिए। तो वो मुझे हमेशा मेरे अंदर एक रिग्रेट बाद में रह गया है सर, क्योंकि इवेंचुअली मैंने कॉलेज के बाद तो ड्रॉप लिया ही सर। और अभी भी मैं अगर जाऊंगा तो ऐसी या फिर आईआईटी जाना है मुझे, तो वो चीज़ मैं पहले कर सकता था, उस समय मैंने रिस्क नहीं लिया, वो मेच्योरिटी मेरे अंदर नहीं थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी जो मेरा दिल कह रहा है कि मतलब मुझे मैथ्स की तरफ जो कोई एक ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पे, जैसे शुरुआत में मैंने 11 12 में भी मैंने कोडिंग की है सर, C++ हो गया, तो मेरा थोड़ा बहुत मैथ्स में इस तरीके से इंटरेस्ट रहा है। तो अभी मैं इस इंटेंसिव फील्ड में थोड़ा अपना डाटा साइंस में करियर देखना चाहता हूँ। तो अभी मेरा तो वाई यही है सर, कि आगे मेरे को अपना फ्यूचर डाटा साइंस की फील्ड में देखना है, एज ए साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट। ओके। तो अभी आपका बहुत ही क्लियर है, मास्टर्स करेंगे आप, जो कि एक मिक्स होगा मैथ्स एंड कोडिंग से ले करके। सो बेसिकली डेटा साइंस में ये सारी चीज़ें आएगी ही, एंड देन जी इवेंचुअली यू सर। विल फाइंड अ करियर देयर। ओके, बहुत बढ़िया। और ये काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है कि एक स्टेबल पीएसयू नौकरी को छोड़ना। तो वो माइंडसेट से आप कैसे निकले कि यहाँ पर तो मैं रिटायर हो सकता हूँ, पेंशन भी आएंगी? तो इससे निकलना एक एक मेंटल में भी एक वो चैलेंज होता है कि स्टेबिलिटी छोड़ करके ग्रोथ देखना। अक्सर मुझे एक सवाल आता है, सर हमको पीएसयू जाना चाहिए या प्राइवेट जाना चाहिए? हमको पीएसयू नौकरी करनी चाहिए या मास्टर से कोई प्राइवेट कंपनी में जाना चाहिए? तो आपका क्या सजेशन है? वो डिसीजन मेकिंग का जो फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए? सर ये तो पर्सन टू पर्सन बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं सर, मतलब कि ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मेरा पर्सपेक्टिव व्यू सबके लिए सेम ही हो,
क्योंकि सर मैं जिस तरीके का पर्सन था उस समय मुझे रिग्रेट हुआ था कि सर कि मैंने मैकेनिकल ले लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि सर मेरे को मैकेनिकल पसंद नहीं, इसीलिए मैं शायद अच्छा कर भी पाया। बट सर जो मेरा इंटरेस्ट कहीं जो लाई कर रहा था वो उसका एप्लीकेशन पोर्शन मेरी मैकेनिकल या फिर किसी एक फील्ड में रह नहीं रही थी। जो चीजें बनी हुई हैं वो चीजें बनी हुई हैं, उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैं देख नहीं रहा था। जैसे कि आईएसएल में भी सर जो टेक्नोलॉजीज थे वो पुराने 50 साल पुराने हैं सर, उसमें आप मेंटेनेंस वर्क में ही आप जा रहे हो, कुछ अलग से कुछ क्रिएटिव तो आप कर नहीं रहे हो। तो मुझे लगा कि मेरा पढ़ाई का कोई उतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे। और सर अभी मैं इन सब में, क्योंकि मेरे ज्यादातर दोस्त सर कंप्यूटर साइंस फील्ड से ही हैं, दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर फील्ड, सब एमएनसीज में प्लेस्ड हैं। तो उनकी जब मैं लाइफ देखता हूँ तो वो आज कहीं है कल कहीं है, उनकी लाइफ चैलेंजिंग है, वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं सर। तो वो मुझे था कि अब जैसे कहते हैं सर, लाइफ में मुझे ये रियलाइज हुआ आईएसएल में काम करने के बाद कि लाइफ एकदम एक इंक्लाइन प्लेन की तरह है, या तो आप ऊपर बढ़ रहे हो या तो आप नीचे गिर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे रुक गए हो। तो वही है सर, उस समय मुझे लगा कि शायद मैं रुक सा गया हूँ, अब मैं ऊपर तो नहीं बढ़ रहा हूँ, नीचे ही जा रहा हूँ कहीं, क्योंकि मेरा उम्र हो रहा है और कुछ नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा है। पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट था, मैथ्स भी मैं सॉल्व करता था। तो वो मुझे लगा कि सब शायद अब ऐसा एक टाइम आ गया कि सेचुरेशन आ गया है कि यहाँ पे मैं और अपना देना नहीं चाहता हूँ, वक्त कहीं और दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। वो डिसीजन लेने में मेरे जो मदद किया, तो वो जो चैलेंजिंग चीज है, फेज है, वो मेरे लिए बहुत जल्दी गुजर गया सर। तो फिर मैंने सोच ही लिया, ठान लिया, क्योंकि और मैं पहले भी सक्सेस ले चुका हूँ सर। तो उस चीज की एनर्जी को मैंने यूटिलाइज किया अपने ये डिसीजन को फ्रेम करने में। ओके। तो ये बाकियों को भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट चीज़ होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है बिलीफ सिस्टम। कि अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो डिसीजन लेना, किसी और के कहने पे कभी ना ड्रॉप लेना ना कहीं पर जाना। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग गो फॉर इट। तो ये चीज़ यस। आपके जर्नी के थ्रू हमें एक लर्निंग मिल रही है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं गेट की प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब गेट 2026 लिखेंगे और आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से टीचर्स को आपने फॉलो किया, क्या रिसोर्सेस आपने यूज़ किए, क्या स्ट्रैटेजी थी और बाकी सारी चीज़ें। तो अब ये सेशन होने वाला है, तो शुरुआत करते हैं नॉन टेक से कि मैथ्स एप्टी आपने कहाँ से किया, फिर टेक पर जाएंगे। ओके सर, तो ऐसा था कि सर मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया था सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का। फिर वहां से सर मैंने सबसे पहला गलती ये किया कि मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट उठाया। मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स पसंद था, जेई टाइम्स में वो भी हमारे 11 12 में रहता है। तो मैंने सोचा कि शायद वैसा ही होगा, उससे मैं पिकअप कर लूंगा, बट इट वाज ए वेरी मैथ्स इंटेंसिव। मतलब कि उसमें मैंने बस नेवियर स्टोक्स से ऐसे कुछ डाइवर्जेंस कर्ल ये सब के बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स है। तो उस समय मुझे लगा कि शायद मुझे मैथ्स कहीं मेरा पीछे छूट गया, मतलब कि वो वाला मैथ्स, मतलब कि जो थोड़ा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो, वो थोड़ा पीछे छूट गया हूँ मैं उन सब चीज़ों में, क्योंकि अब जिंदगी में वैसा नहीं। अब मैं तो थोड़ा बहुत वैसे ही 11 12 के थोड़ा नॉर्मल इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करता था, बाकी उससे ज़्यादा तो कुछ करता नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे मैथ्स की तरफ पहले शिफ्ट होना, क्योंकि बिकॉज मैथ्स सब एक लैंग्वेज है सब चीज़ की। तो अब सबसे पहले फिर मैं मैथ्स कंप्लीट करने की सोचे बाद, अब फिर मैं मैथ्स के लिए ढूंढ ही रहा था सर। तो आप ही उसमें थे सर, आप उस सब्सक्रिप्शन में थे, बट 3 साल पहले की आपकी रिकॉर्डिंग्स थी सर उसमें। और फिर उस 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग्स में मुझे आपसे पढ़ने में मजा आया। एक दो सब एक जो, मतलब कि मैंने जब क्लासेस की तो मुझे समझ में आ गया कि आपके साथ जो फ्रीक्वेंसी मेरी बैठ रही है वो बेस्ट है मुझे समझने के लिए। बट फिर सर उस सब्सक्रिप्शन में ऐसा था कि मतलब कि पुराने जो लेक्चर्स है वो कुछ कुछ मिसिंग थे, मतलब कि सर। और फिर वो मैंने फिर आपसे यूट्यूब से करने की कोशिश की, बट फिर यूट्यूब में मुझे लगा कि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए तो जिससे आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मिल पाए, कि अब कहाँ हो आप तो उस इंस्टीट्यूट में अब और नो लॉन्गर है ही नहीं सर। तो फिर मैंने सर आपसे बात की, आपसे आपको एक मैसेज किया था सर, अब ऐसा ऐसा है। तो आपका फिर आपके ऐप के बारे में पता चला, फिर आपके ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया मैंने। फिर पहले सबसे पहले मैंने मैथ्स किया था, तो मैथ्स में मुझे काफी मजा आया। आपका जो इंटरफेस था वगैरह, जो भी जो आपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं सर, वो बेस्ट थे सर। तो वैसे मेरा एडवांसमेंट हुआ, आपका पढ़ाने का तरीका मेरे जब आ गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था इससे कि एक बार किसी के साथ फ्रीक्वेंसी आपकी बैठ गई तो फिर वो किसी और एजुकेटर से मैं मूव करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोच लिया कि आपसे ही पढ़ना है तो फिर मैंने मैथ्स पढ़ लिया सर। और फिर मैंने देखा आपने एप्टीट्यूड का भी कोर्स रखा है, हालांकि एप्टीट्यूड मेरा तो मतलब कि पहले से नॉर्मल था, बट फिर भी मैं सोचा था कि प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट एक कोर्स हम और ले सकते हैं। तो फिर मैंने मैथ्स कंप्लीट करने के बाद आप एप्टीट्यूड का भी आपका कोर्स ले लिया था सर, और प्रैक्टिस की थी उससे। ओके। तो आप हमेशा ये सजेशन देना चाहोगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कोर में यूज़ होगा,
तो अगर स्ट्रांग है तो सीधा कोर से स्टार्ट करना, नहीं है तो पहले मैथ्स कर लेना, ताकि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जो कैलकुलस है, जो वेक्टर कैलकुलस है, उनके कॉन्सेप्ट्स आगे यूज़ होंगे, तो आपके लिए ईजी होगा जर्नी टेक के लिए। बाकी आपने एप्टी तो एग्जैक्टली। आपका स्ट्रांग था ही, बस आपने पी वाई क्यूज़ लगा लिए ताकि आइडिया आ जाए जो सॉल्विंग स्टाइल है, बिल्कुल क्या सर। डेप्थ है, क्या चीज़ें हैं। तो ओके, अब आते जी। हैं टेक पर। और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं टेक के, तो सब्जेक्ट के नाम और कौन से टीचर को आपने फॉलो किया ये बता देना, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि टीचर्स ए टू बी, बी टू सी चेंज होते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स जी। को फिर बाद में तकलीफ हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें करनी थी। तो बेटर होता है कि टीचर ही अगर आपने बता दिया तो वो सर्च करके उनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो टेक के टीचर्स एंड सब्जेक्ट्स आप बताओ। देखिए सर, टेक का तो मैं ऐसा कहूंगा सर, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। ऐसा लोग ना समझे इस वीडियो से कि मतलब मैंने फॉलो किया तो मेरी रैंक उस वजह से आई। उसमें उनकी भी मेहनत है और मेरी भी साथ में मेहनत है। तो और किसके साथ क्या फ्रीक्वेंसी बैठ रही है वो लोगों को पढ़ के ही समझ में आना है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जिनको फॉलो किया वो सबके लिए ही अच्छे हों। तो सर मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया था, जो मेरी जो इंस्टीट्यूट थी, उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब कि सब कुछ ऑलमोस्ट, जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, एंड देन सॉम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, मशीन डिजाइन है, मेटल फॉर्मिंग तक मैंने प्रवीण कुलकर्णी सर से किया है, जो कि एक लीडिंग मैकेनिकल के टीचर हैं। देन जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स है वो मैंने उस समय के राजीव सिंह सर से किया है, जो भी अभी उस इंस्टीट्यूट में फिलहाल तो है नहीं, बट आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में उनके वीडियोस। तो यही है सर, ये मेजर टॉपिक्स हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने प्रवीण कुलकर्णी सर और राजीव सिंह सर से किया है, एंड कुछ मंडल सर हैं, एस के मंडल सर, उनसे भी किया है, मिक्स्ड। ओके, तो मुझे लगता है एक्चुअली टीचर्स के नाम इसलिए कहा जाता है कि उनके लिए रेफरेंस हो जाए, कि एटलीस्ट इनको फॉलो जी। करके हमको आइडिया आ सके कि ये डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। फिर उसके जी। बाद वो डिसीजन लेने में इजी हो जाता है। ओके, अब जी। आते हैं कोई बुक्स आप रिकमेंड करना चाहोगे, स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर क्वेश्चन होता है कि रेफ़र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कोई पी वाई क्यूज़ की बुक्स हो गई, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर, अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन या फिर किसी भी मतलब कि ऑनलाइन कोर्स को कोई ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा रहे हैं। वो ऑलरेडी उसके बैकएंड में आपसे मेहनत कर रहे हैं, आपको अलग से उसके लिए मेहनत करने की। क्योंकि गेट, अगर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है स्टैंडर्ड बुक से रेफर करना है, तो अगर आप थर्ड ईयर में हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, देन यू कैन रेफर, डेफिनेटली रेफर स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि उसके उस समय आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। तो आप डीप लर्निंग अगर करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट मैंने रेफर नहीं किया, क्योंकि सर मुझे तो एक साल के अंदर ही करना था, मुझे तो जल्दी करना था चीजें, और मेरे टीचर्स मुझे पढ़ा ही रहे हैं, डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक से ही रेफर करके पढ़ा है, तो मैंने अलग से कुछ रेफर नहीं किया सर। और जहाँ तक कि बुक्स की मतलब कि प्रैक्टिस की बात है, तो भी सर लोगों ने जो भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं वो भी मुझे मिल गए। पीवाईक्यूज तो आजकल रेडीली नेट पे अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज से ही मैंने प्रैक्टिस की सर, और कोई अलग से फिर प्रैक्टिस मैंने नहीं की सर बुक से। ओके। ओके, तो बेसिकली आप यही कह रहे हो कि अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है, तो इन शॉर्ट वो टीचर ने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी है और सारी पी वाई क्यूज़ कर रखे हैं, तो उनको पता है कौन से कॉन्सेप्ट्स में डेप्थ में जाना है और कौन से कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ टच करके आगे बढ़ना है, राइट? तो वो जी जो सर। मेहनत है, वो जो टाइम है, वो आपका सेव हो जाता है, एंड फिर आप बाकी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, जैसे पी वाई क्यूज़ करके एनालिसिस हो गया, डेप्थ क्या चल रही है हमारे माइंड में, और टेस्ट सीरीज करके भी आइडिया आ जाता है कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही है। ओके, तो ये तो हो गई बुक्स रिसोर्सेज के बारे में। अब स्ट्रैटेजी बताना, आपने एक साल में प्रिपरेशन किया है और अंडर 1000 रैंक आई थी आपकी, राइट? तो कब तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, इस पर ज़रा बताना। सर सिलेबस का तो सर सबका अपना अपना है, बट मेरा एक प्रॉपर प्लान था कि सर मतलब मेरे को इतने जल्दी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं लास्ट के 1-2 मंथ्स टेस्ट सीरीज को दूंगा। तो सर मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी था कि मैं कभी लाइव तो करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मुझे बस एक टच चाहिए। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चाहे तो आप लाइव कर सकते हो, बट रिकॉर्डेड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया सर, पुराने सारे जितने भी सारे एजुकेटर्स थे उनको तो मैंने कोई भी लाइव क्लासेस में आया नहीं मैं सर, मैं स्टार्टिंग से ही रिकॉर्डेड अपने पेस में करने लगा। तो मैंने दिन के 8 घंटे या फिर 8 से 12 घंटे देने लगा सर मैं। तो उस वे में मैंने प्लान किया था कि सर ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के बाद वो, ऐसे प्रिपेयर करके फिर मैंने वन गो में अराउंड अक्टूबर तक मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था वन गो में। फिर उसके बाद रिविजन्स, देन टेस्ट सीरीज, वैसे पैरेलली चलता रहा सर। तो ओके, यही स्ट्रेटेजी सर। यस। तो ऐसे कोई आपने ये बनाया नहीं था कि इस महीने 2 सब्जेक्ट उठाने हैं और उसको ख़त्म करना है, ऐसा कुछ नहीं था?
ऐसा नहीं था सर, मतलब कि जैसे मैं सब्जेक्ट करता था वो मेरी मतलब कि फ्रीक्वेंसी जैसे थी कि 8 घंटा 12 घंटा, 8 घंटा तो देना ही है, तो 8 घंटे में जितने हो जाए सर, या पॉज करके अगर जल्दी हो जा रहे हैं लेक्चर्स तो फिर और अच्छा है सर। कुछ कुछ ऐसे लेक्चर्स होते थे जिसमें टीचर से प्रैक्टिस करवाते थे क्वेश्चंस की, तो उसमें मैं पॉज करके रिकॉर्डेड सेशंस को, क्वेश्चंस को जल्दी प्रैक्टिस कर लेता था। तो फिर उस दिन मैंने ज्यादा लेक्चर्स कर लिए, तो मतलब ऐसा है कि किसी किसी महीने एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाया जिसमें सिर्फ बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप अप था। और कुछ ऐसा हो गया जैसे कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे, तो वो मतलब कि एक महीने में तीन हो गए, कि एक महीने में दो हो पाया, एक महीने में एक हो पाया, ऐसा ही था सर। और मैं अक्टूबर तक मतलब कि सब कुछ रैप अप कर चुका था सर, एक एक बार में। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इस महीने से यही करना है, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था सर। ओके, तो ऐसा नहीं था आप जो फॉर्म है आपका क्लियर था कि रिकॉर्डेड देखना है, तो कोई ऐसा नहीं जी होगा सर। कि हमारा टाइम एक फिक्स हो गया या इतना ही लिमिटेड है। तो आप जितना उसको ले सकते हो रिकॉर्डेड में, आपकी जो स्टेमिना है, कैपेसिटी है, उस लिमिट तक आप जाते थे एंड देन आप चीज़ों को कवर करते थे। अच्छा, तो रिवीजन, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स मुझको कहते हैं कि सर मैंने सिलेबस ख़त्म कर लिया बट रिवीजन नहीं किया तो सब भूल गया, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ था? पता था सर, ऑब्वियसली मैं 6 साल बाद पढ़ रहा था सर चीजें, तो चीजें भूलने हैं तो जाहिर सी बात है। तो मैंने ऐसे सोचा था कि सर हफ्ते का एक दिन, मतलब कि उस दिन मैं कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज नहीं करूंगा। हफ्ते का एक दिन, या मैं जैसे मैंने संडे सोच लिया, तो उस संडे के दिन मैंने जो पढ़ रहा हूँ पैरेलली उसको रिवाइज करता था सर। और उस दिन कुछ पीवाईक्यूज लगा लिए, उस टॉपिक से जितना अभी तक पढ़ा हूँ उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। तो वो एक दिन मेरा फिक्स रहता था कि सर कि मैंने इस दिन करूंगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार फिर से उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक बार देख लूंगा, उसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज लगा लूंगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस हो गए तो वो लगा लूंगा, या फिर और टेस्ट सीरीज का सर इसी समय रोल आता है सर, कि टेस्ट सीरीज मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिए थे सर। तो उसमें क्या है, मैं टॉपिक मतलब कि प्लान कर लिया था कि मैंने टेस्ट सीरीज लिया हूँ और जल्दी ले लूंगा और जल्दी चालू करना, ताकि बाद में मेरे पास बर्डन ना रहे कि टेस्ट सीरीज देना है। जनरली मैं देखता हूँ कि सर लोग टेस्ट वगैरह बहुत लेट में देते हैं और फिर उनके पास वो पाइल अप हो जाता है, फिर वो दे नहीं पाते और एनालिसिस भी नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें मेरी पुरानी जो है सर, गेट की जर्नी, उससे मैं सीखा था सर। तो वो मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया सर। तो ऐसा ही होता था सर, हफ्ते का एक दिन रिवीजन का, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद उसका कंप्लीट रिवीजन और उसके टेस्ट। और फिर सर तीन सब्जेक्ट जब एक बार हो जाता है तो फिर वापस से तीन सब्जेक्ट्स का एक बार मैं रिवीजन कर लेता था, चाहे वो वजह से कि एक दिन रखता था, जैसे जैसे संडे हो गया, कभी हो गया तो 2 दिन भी रिवीजन के लिए रख दिया, तो वो चलता था सर वैसे। ओके, तो जी हफ्ते में आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है, आपको मिक्स रखना है कि नया भी पढ़ रहे हैं, पुराना भी रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज के आपके तरीके भी आपने बता दिए। कभी पीवाईक्यूज के मोड से हो गया, तो कभी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपने यूज़ किया, कभी फुल नोट्स हो गया। ओके, अब जी आते सर। हैं आगे। जो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने बताई दी है, टेक हो गया, नॉन टेक हो गया, स्ट्रेटजीज हो गई। अब आपके हैबिट्स पर आते हैं कि डेली रूटीन में आपको, मतलब अगर कोई गोल है उसे अचीव करना है, तो कैसे आप उसको प्लान करते हैं? तो उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें आपकी थी और क्या नेगेटिव चीज़ें थी कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई? तो फिर आप कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी डेली हैबिट्स में, उसको फिर कैसे ओवरकम किए? जी सर, शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हुआ सर, क्योंकि मेरा जो बना हुआ था रूटीन उससे मैं मतलब कि अभी चेंज कर रहा हूँ चीजें, तो शुरुआत में काफी दिक्कतें हुई। फिर सर मैंने ऐसा सोच लिया कि सर रात को सोने से पहले ना, कल क्या करना है, मतलब अगले दिन क्या करना है उसका फिर मैंने प्लान बना लिया। 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ने ही है, नो मैटर व्हाट। शुरुआत में भले ही दिक्कत हुआ सर कि पढ़ते पढ़ते बहुत मुश्किलें आई, कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ लेक्चर्स की मैं बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो वैसा हुआ शुरुआत में, बट धीरे धीरे वो कंसिस्टेंटी के साथ मेंटेन होने लगा सर। और सर सुबह उठ के मेरा ऐसा था कि जल्दी उठना स्टार्ट करूंगा, अराउंड 6 o'clock में उठ जाता था। फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटा एक लेक्चर तो मैं देख लेता था सर, रिकॉर्डेड में उतने टाइम। तो वो एक टॉपिक हो गया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। फिर अ, मैं जाता था सर खेलने। मेरा एक ऐसा था कि सर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे माइंड के लिए, तो मैं बैडमिंटन 1 आवर देना देना ही देना है मुझे एक दिन। तो वो मैं खेलने चला जाता था सर। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा खेल के आया, नहाया धोया, फिर बैक टू आफ्टर ब्रेकफास्ट बैक टू स्टडीज। स्टडीज में मैं कंटिन्यूअस देते रहा, फिर जैसे कि 8 से जैसे 10 खेल लिया सर, फिर 10:30 से वापस चालू हो गया सर स्टडीज। तो अराउंड 12:30 to 1 o'clock जो है, फिर उसके बाद लंच। लंच के बाद कभी कभी ऐसा होता था कि सर मैं थोड़ा लथार्जिक फील कर रहा हूँ, तो वो 1 आवर का शॉर्ट नैप उतना ले लिया, फिर अगेन बैक टू स्टडीज, उठा, सिलेबस कंप्लीट किया, फिर शाम के 6 बजे तक पढ़ता रहता था। फिर 6 बजे के बाद 1 घंटा फिर से ब्रिस्क वॉक पे मैं चला जाता था सर, थोड़ा टहलने। फिर उसके बाद वापस आया, थोड़ा नाश्ता किया हल्का सा हल्का, देन अगेन बैक टू स्टडीज। फिर अराउंड
टेन 10 to 11 मैं सोच लिया था कि 10 to 11 मैं रैप अप कर दूंगा। कभी कभी हो जाता था सर कि मन कर रहा है कि ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो वो हो जाता है कि मतलब कि ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो उससे मेंटेन हो गया सर। देन ऐसे ही चलता था सर, ऐसे ही मैंने कंटिन्यू किया था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही है सर, नो डाउट, कि मतलब कि कभी आप 8 घंटा पढ़ना चाह रहे हो तो चलो 6 घंटा हो गया या 7 घंटा, बट वो मैं अगले दिन या फिर किसी ना किसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश करता ही था सर। तो वैसे मेरी चीजें बैलेंस आउट होती चली गई सर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ऑलमोस्ट डेली रूटीन प्रॉपर तरीके से बता दिया। वो स्टूडेंट सिर्फ सोचते हैं कि अरे टॉपर यानी वो तो 20-20 घंटे पढ़ाई करता है, बट सच्चाई ये नहीं सर। है। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है सोने से पहले प्लान, ताकि जब कल उठो तो उसे एग्जीक्यूट कर सको। और प्लान भी ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टडी भी हो, माइंड भी फ्रेश हो, बॉडी पर भी काम हो, ताकि कोई डिजीजेस ना आए, कोई दिक्कतें ना आए। तो एक प्रॉपर आपने एक रूटीन रखा है, जो कि एक आइडियल रूटीन है जो आपने कंटिन्यूसली फॉलो किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका डेली रूटीन, काफ़ी गेट आस्पिरेंट्स को ये मदद करेगा। ओके, तो मुझे लगता है सारी चीज़ों पर मैं आ ही चुका हूँ। तो आखिरी में टॉप 3 गोल्डन टिप्स फॉर द गेट 2026 आस्पिरेंट। ओके सर, टॉप 3 तो पहले मैं सबसे पहला डिसिप्लिन, उसके बाद कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर, और परसिवरेंस। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। वो कंसिस्टेंसी आएगी, मतलब कि आपकी धीरे धीरे ही डेवलप होनी है। ऐसा नहीं है कि आप सोच लोगे कि आज मैं पढ़ लिया तो मैं सारे क्वेश्चंस लगा लूंगा। वो धीरे धीरे ही चीजें हैं, आप सक्सेस के पीछे इतने जल्दी नहीं भाग सकते। आपको कंटिन्यूस उसके ऊपर मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंसी लाना है, और अंदर से मोटिवेशन लाना है। आपका पर्पस, आपका जो वाई आप बोलते हैं ना, वाई आपका जितना बड़ा होगा उतना ही आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप इंटरनली ही सब कुछ कर लोगे। ओके, तो तो यही ये है सर 3 गोल्डन टिप्स। टॉप 3 में से आपने कहा कि डिसिप्लिन, जो कि गेट एग्ज़ाम मांगता ही है। डिसिप्लिन यानी आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मे बी जो चीज़ों में बिल्कुल। आपको मज़ा आता हो, या कोई चीज़ें हॉबी हो, या कई फंक्शंस में जाना हो, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सेकंड आपने कहा कॉन्फिडेंस, उसके बिना तो यार सिक्का नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम रहती है गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और पीएसयू जाने के लिए तो और कम रहती है। तो अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, इस जर्नी में आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। थर्ड आपने कहा कि परसिवरेंस, जो कि नेवर गिव अप एटीट्यूड है। अगर करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट। तो वो चीज़ आप में दिख भी रही है, जिस जर्नी ने आपको ये बनाया है, आप बता रहे हो। सो डेफिनेटली परसिवरेंस तो हमें दिख रहा है। सो थैंक यू रोहन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी, काफ़ी यूनिक थी। ये ऐसा जर्नी मैंने पहले देखा नहीं है, काफ़ी मैंने इंटरव्यू किया है, बट टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क, है ना, स्टेबल से फिर अनस्टेबल, फिर वापस एक और रिस्क, एंड दिस थिंग। तो काफ़ी काफ़ी आपसे बात करके एनर्जी फील होती है। एंड आई गेस हमारे जो स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखेंगे तो उनको भी एक एनर्जी और एक मोटिवेशन फील होगा, यस, दैट इफ़ ही कैन डू इट वी कैन डू इट टू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग द जर्नी ऑन दिस चैनल, एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।